हेलो, मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आईटी सीसीटी में सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ। और मेरी मेंस की रैंक 34,000 है और मैं गया सिटी में रहता हूँ। तो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस, और हम जो अपनी बची हुई एक्सरसाइज थी तो 1.38 क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करेंगे टिल 1.41 क्वेश्चन। ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा, आप लोग आराम से देखेगा। ठीक है। So 1.38 question है, calculate the amount of benzoic acid that is A6H5COOH required for preparing 250 ml of 0.15 molar solution in methanol। ठीक है। हमें पूछा जा रहा है कि जो अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड है जो कि हमें रिक्वायर्ड होगी 250 ml ऑफ 0.15 मोलर। लाइक आपको एक सॉल्यूशन है बेंजोइक एसिड के। ठीक है। मतलब आपको बेंजोइक एसिड की सॉल्यूशन दी हुई है। तो इसके बारे में हमें क्या दिया कि इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी जो वॉल्यूम है वो 250 ml है। और जो इसकी जो हमें मोलैरिटी दी हुई है वो है 0.1 पर। ठीक है। तो इसकी जो हमें वॉल्यूम दी हुई है, मोलैरिटी जो है, तो हमें पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड जो हमें रिक्वायर्ड होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, अमाउंट ऑफ बेंजोइक रिक्वायर्ड फॉर 250 ml और 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मेथनॉल। ये मेथनॉल में हमें जो बेंजोइक एसिड का अमाउंट है उसका रहा पूछा जा रहा है। तो ये हमें एक्चुअली हमें जो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसका यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेसिकली हमें आइडिया होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड की आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए। और जो बेंजोइक एसिड की आई की वैल्यू होगी ना, तो उससे हमें क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड के बारे में पता चलेगा। तो तो चलो हम सॉल्यूशंस पे चलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग 1.38 क्वेश्चन पर। ठीक है। लाइक हमें यहाँ पे क्या गिवन है, मास ऑफ बेंजोइक एसिड का क्या बोलते हैं, हमें बेंजोइक एसिड की मोलैरिटी गिवन है। ठीक है। और वॉल्यूम गिवन है। तो हम मोलैरिटी वाले इस फॉर्मूले से जानते हैं कि जो मोलैरिटी होता है अपना एम इक्वल टू, ठीक है, जो मोलैरिटी होता है दैट इज इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस बाय मोलर मास। ठीक है। अगर स्पेसिफिक वेट ऑफ सब्सटेंस बाय मोलर मास बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है। तो ये सब चीज हम जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें जो हमें गिवन है हम इससे यहाँ पुट क्वेश्चन करेंगे इक्वेशन में। ठीक है। तो मोलैरिटी हमें गिवन है 0.15 मोलर। ठीक है। हमें पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सॉल्यूट का मोलर मास है वो हमें क्या होगा, सॉल्यूट का मोलर मास, यहाँ से हम सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम जो सॉल्यूट का मोलर मास निकालेंगे तो हो जाएगा 12 × 5 + 5 × 1 + 12 × 2 × 8, सॉरी 8 में 2 × 16 + 1। ओके, दैट इज 6 × 1 होगा। तो इग्नोर करो उसको। 12 × 6 हो जाएगा, दैट विल बी 70। 12 6 और 82 होता है। चलो, तो 12 6 72 होता है, प्लस 6 प्लस 16 32। तो ये हमारा जो सम होगा वो हो जाएगा 6 2 2 4, दैट इज एक सेकंड, 12 7 जाते, सॉरी 6 नहीं, 7 जाते, 7 और 8 कुछ नहीं निकला। यहाँ पे एक 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 7 4 3 that will be 72 प्लस 16 में 2 32 हो गया और 6 होगा। तो ये हमारा जो यहाँ पे मास आ रहा है दैट इज 4 + 3 10, दैट इज 110 ग्राम्स। एक्चुअली हमारा जो यूनिट थोड़ा गलत दिया, ये नहीं है। तो हमारा जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ रहा है वो आ रहा है 110 ग्राम्स। ठीक है। C5H5COOH, 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है। वॉल्यूम हमें गिवन है 0.25 लीटर्स। ठीक है। तो 51 मतलब 0.25 लीटर्स। सारी चीज जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे तो 0.15 इक्वल्स टू जो हमारा वेट है
ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज क्या बोलते हैं, दैट इज हमें जो निकालना है, ठीक है, और जो मोलर मास है इनटू वॉल्यूम, ठीक है। जब हम इन चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 है यहाँ पे, एक्चुअली 1/4 है, दैट इज, इसको हम यहाँ पे m/4 लिख दिया है। जो हमारा मोलर मास आ रहा है वो आ रहा है, जो अपना यहाँ पे मोलर मास आएगा ना, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट आएगा ना, वो 0.15 इंटू 110/4, दैट इज, ये हो जाएगा 165 हो जाएगा, दैट इज 1.65, और इसका इंटू 10 हो जाएगा, दैट इज 16.5/4, दैट इज 4.125, ठीक है। ये अपना ये आ गया 4.125 ग्राम। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड होगा जो कि रिक्वायर्ड होगा फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मेथनॉल, ठीक है। सो ये वाला हो गया। तो अब हम आ रहे 2.31 क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछ रहा है द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व सम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। पहले तो मैं दिया हुआ एसिटिक एसिड जो भी है CH3COOH, ठीक है, और हमें बोल रहा है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, दैट इज जो हमारा जो एसिटिक एसिड है उसमें 3 क्लोरीन के कंपाउंड है, 3Cl, ठीक है, और अपना ये ट्राई क्लोरो में 3F होगा, ठीक है। इंक्रीजेस इन और, तो हमारे जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑफ सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड ट्राई क्लोरो एसिटिक एंड ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड increases in the above order given, ठीक है। एक्सप्लेन ब्रीफली, ऐसा क्यों होता है कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो तुम जानते हो कि यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव भी देखने जाए, जो तो हमारा जो ये H3 वाला ग्रुप है, तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा जो होगा ना, तो वो हमारा Cl3 और C OOH, ठीक है। तो ये अपना एक हो गया, और CCl CF3 COOH, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर वाइज चले अगर हम लोग, तो अगर तुम देखो, तो मैं बनाता हूँ कुछ ऐसे, अगर ये तुम्हारा कार्बन है, ये हमारा COOH लिखा, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, ये इधर हाइड्रोजन और ये इधर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो तुम अगर तो देखोगे कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, पॉलिंग स्केल पे हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.1, ठीक है। बेसिकली तो क्या हो रहा है ना कि ये जो कार्बन है ना, ठीक है, ये कार्बन को देखो, तो इससे उतना इलेक्ट्रॉन जो ये हाइड्रोजन छीन नहीं रहा, बल्कि इसके साथ रह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम देखो क्लोरीन 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 और COOH, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। और ये जो ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वो करेगा, क्या बोलते हैं, वो भी मतलब से इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ठीक है, COOH, पर ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड भी कर सकता है, तो इधर ये इलेक्ट्रॉन निकल के रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये क्लोरीन, जैसा कि तुम जानते हो कि सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, ठीक है। इसकी पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 होती है, ठीक है, और इसकी 3.9 या 8 होती है क्लोरीन की। तो बेसिकली बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। मतलब रीजन क्या दिखे मैंने, क्लोरीन being more electronegative than chlorine has the highest electron withdrawing inductive effect, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ जो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा जो इस वाले बॉन्ड पे, वो है क्लोरीन, और क्लोरीन के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर के कारण, ठीक है। जिस वजह से क्या होगा कि जो हमारा जो ट्राइक्लोरेटिक एसिड है, जो क्लोरीन वाला एसिड है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइक्लोरो एसिटिक है, ठीक है, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। और ये जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है वो सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। और वही एसिटिक एसिड है वो वीकेस्ट होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो अपना ये COOH होता है ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है।
तो इसके एब्सेंस मतलब जो होता है क्या बोलते हैं, सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये वाला। एंड जो ये होती है ना, तो हम क्या हो रहा है कि हमारा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये इसके अराउंड में, लाइक अगर मैं बताऊं, तो अगर तुम देखो तो जो इसके अराउंड में ना, इसके अराउंड में कोई ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। ओके, तो जो कि हमें बता रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा जो ये CF3C OOH है ना, जो CF3C OOH है, ये आयनाइज कर जाएगा, ठीक है, टू द लार्जेस्ट एक्सटेंट, वाइल जो ये CH3COOH है वो आयनाइज करेगा मिनिमम एक्सटेंट इन वाटर, ठीक है। जो हमारा जो ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड है वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक आयनाइज करता है, वही जो CH3COOH है वो मिनिमम एक्सटेंट तक करेगा। द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ द आयनाइजेशन, ग्रेटर इज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। जो आयनाइजेशन के क्या बोलते हैं ज्यादा एक्सटेंट होगा, तो वही डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। Hence, the order of depression in the freezing point will be CH3COOH, secondly followed by CCl3COOH, then followed by CF3COOH। मीन्स C3OOH की सबसे ज्यादा डिप्रेशन होगी, मीन्स एसिटिक एसिडिक कम होगा, क्योंकि आयनाइजेशन ही कम करेगा ना। लाइक इसमें मैंने जैसे बताया कि इसमें आयनाइजेशन कम करेगा, इसका पूरा रीजन है ऊपर की जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसके एब्सेंस में आयनाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये 2.31 क्वेश्चन हो गया अभी। तो अब हम चलेंगे 2.32 पे, ठीक है। तो अभी हम आ रहे हैं 2.32 पे। ये क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ सम एसिड इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे हमें Ka ऑफ एसिड दिया हुआ है और यहाँ पे हमें Kg ऑफ एसिड दिया हुआ है, सॉरी ये Kg हमारा वाटर का होता है, ठीक है, 1.86 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट को वाटर, तो है ना कि हमें करना है, क्योंकि हम जब ये 10 ग्राम ऑफ सब दिस एसिड इज एडेड, ठीक है, एसिड है CH3 CH2 CH Cl COOH, कोई मतलब नहीं, हमें बस इसका मास निकालना। तो हम जो इसका मास निकालेंगे तो हमारा जो मास आएगा वो क्या आएगा, इसका मोलर मास निकालें। एक्चुअली मास हम लोग को ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। मोलर मास होगा CH3 का मतलब हो गया 12+3, CH2 का मतलब हो गया 12+3, CH का मतलब 12+1 और Cl का मतलब क्या होगा 35.5। और यहाँ पे अपना Cl हो गया, फिर कार्बन आएगा और 2 ऑक्सीजन, मतलब 32, 16 into 32 और +1, तो सबको ऐड करो, 12+3 15, 12+3 15, सॉरी 12+12+12+12, ठीक है, कितना हो 4 12, दैट इज 48, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे 3+2+1 3 6 हो गया, 6 हो गया, और ये हो गया 7 +35.5 +32, ठीक है, दैट इज, ये करेंगे ऐड तो कितना होगा, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 80 प्लस 42.5, दैट विल बी 122.5, 122.5 ग्राम पर मिनट। ये हमारा आ जाएगा मोलर मास ऑफ दिस एसिड, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं मोलर मास निकाला हुआ है पहले से, और हमें जब मास ऑफ सॉल्यूट जो गिवन है तो वो हमारा 10 ग्राम गिवन है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा हमें यहाँ निकालना क्या है, हमें निकालना है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो उसको से इग्नोर करो। तो लाइक हमें क्या गिवन है, हमें के ए गिवन है ना, यहाँ पे के ए गिवन है, ठीक है। के ए गिवन है कितना 1.4 × 10⁻⁹। जैसा कि हम जानते हैं कि हम मान लेते हैं कि अल्फा है बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड, ठीक है। अल्फा को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड बोलेंगे, ठीक है। हम जैसा कि जानते हैं
या फिर इस एसिड में हम इसको हाइड्रोलाइज करें, इसको हाइड्रोलाइज करें, तो ये आयंस कितने आयन से टूटे? तो ये तो ये आयन से टूटेगा, ठीक है। तो जो हमारा जो यहाँ से आ रहा है ना, तो हमारा आएगा ए इक्वल सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा तो बस एक ही कंपोनेंट आएगा ना, यहाँ पे वो टूट है मोस्ट में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दो एसिड ग्रुप है, तो वहाँ पे हमारे दो आ जाएगा। तो यहाँ पे हाँ इधर है, इसका तो बट ऐसा होता नहीं है। हमारे को अगर यहाँ पे अगर वन है तो यहाँ पे वन में हो जाए टू हो जाएगा। यहाँ पे हमारे अल्फा माइनस यहाँ पे यहाँ, ठीक है। तो वैसे हमारा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा सी प्लस वन में, ठीक है। तो यहाँ से हम बोलेंगे के अल्फा इक्वल्स टू के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर बाई वन, ठीक है। यहाँ से हमारा आएगा ये, तो के है ना, तो हमारे को सी अल्फा स्क्वायर है। हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है, हमारे को के गिवन है, हमारे को सी निकालना है। ओके सॉरी, मुझे ऊपर में मैंने यहाँ पे काटा था, ये एक्चुअली सी निकालना। तो सी निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, देखे मास बाई मोलर मास बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू हमारा जो क्या होता है, ये हटा के ये हमारा मोलारिटी के बराबर होता है, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है यहाँ पे हमें मोलारिटी क्या बोलते हैं, मोलारिटी जो हमारा है, जो हमारा मोलारिटी है वो हमारा आ जाएगा इस फॉर्मूला से। तो हमारे को गिवन क्या क्या, 10 ग्राम है मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, सॉल्यूट गिवन है, और उसका मास गिवन है, मोलर मास निकाल दिया हमने, और वाटर का दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारी इसका मोलारिटी आ जाएगी। तो दैट विल बी इक्वल टू 0.3626 मोलाल मोलर, ठीक है, 0.326 मोलर। तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गया है 0.326 मोलर, ठीक है। तो के अल्फा इक्वल सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा का जो वैल्यू हमारा आएगा वो आएगा रूट के ए बाई सी, ठीक है। अल्फा का हमारा यहाँ से वैल्यू आ रहा है रूट के ए बाई सी, तो हम यहाँ पे के ए और सी की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो के ए और सी की जब वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मैंने बता रहा था ना यहाँ पे, ये इसकी जीरो, ये तो मैंने जो बोला वन माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है, एट ठीक है। तो ये मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ देखो अभी ये इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी हमारे को वैल्यू के अल्फा की। अल्फा के अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अल्फा अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो बेसिकली मैंने कुछ टाइम कर रहा था कि ये जो जो है ना, इसको हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइज मतलब भी इसके आयंस में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लो कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इसका वन है, तो फाइनल फाइनल मार्केट से जीरो जीरो, मतलब क्या कि अभी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, इसलिए एक मोल अभी कंज्यूम नहीं हुई, हाइड्रोलाइज नहीं हुई, पूरी की पूरी वन मोल प्रेजेंट है। वही यहाँ पे वन माइनस अल्फा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे अल्फा मोल्स प्रेजेंट रहेंगे और इधर अल्फा मोल्स प्रेजेंट रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपना जो प्रेजेंट रहेगा आफ्टर डिसोसिएशन, दैट विल बी वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, दैट विल बी 1%। तो जो अपना ये जो बॉन्ड ऑफ फैक्टर आ गया ना, तो इसको हम बोलते हैं, ये हमारा बॉन्ड ऑफ फैक्टर हो गया, मतलब सॉरी टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन है, ठीक है। तो हम जैसे जानते हैं बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या होता है, बॉन्ड ऑफ फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन आ रहा है हमारा वन, ठीक है। हमने मान लिया कि इसकी एक मोल है, तो मतलब नंबर ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन वन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं आई इक्वल टू वन प्लस अल्फा बाई वन, ठीक है। तो इसमें हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने निकाली है। तो जो अल्फा की वैल्यू आ रही है, तो उससे हम आई की वैल्यू निकाल रहे हैं, आई की वैल्यू आ रही है 1.0655, ठीक है।
अब हम जानते हैं कि सब हमारे पास आ गया, हमारे पास टीएफ आ गई, ठीक है, टीएफ सॉरी टीएफ निकालनी है, डेल्टा टीएफ। आई पता है, केएफ पता है, एफ पता है। तो ये जो तीनों चीजें पता है तो हम यहाँ से डेल्टा टीएफ निकाल सकते हैं। डेल्टा टीएफ निकालने के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ, आई के एफ इंटू एम, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये जो हम इसमें सारे वैल्यूज पुट करेंगे, और पुट करने का आएगी क्या, 1.655 इंटू 1.86 के जी पर मोल इंटू 0.36 मोल पर के जी, दैट इज 0.65 केल्विन, ठीक है। तो ये हमारी आ गई क्या बोलते हैं, 0.65 केल्विन इस क्वेश्चन की आंसर आ गई। तो इसमें हमें निकालना था भाई, ठीक है, थोड़ी लंबी क्वेश्चन थी, समझने वाला तो सर हार्ड क्वेश्चन था। हम आते 2.3 पे। तो यहाँ पे है 19.5 ग्राम ऑफ CH2HCOO is dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर। The depression in freezing point is observed by 1 degree Celsius. Calculate the water factor dissociate constant for fluoroacetic acid। तो सिमिलर क्वेश्चन है पहले वाली की तरह। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो फ्लोरोएसेटिक एसिड है वो अपना CH2HCOO है। यहाँ से उसकी पहले मोलर मास निकालते हैं, तो मोलर मास निकालते हैं तो वो क्या आएगी, 12 प्लस 2 प्लस क्लोरीन की 9 होती है, क्लोरीन की 19 होती है, सॉरी 12 प्लस 2 प्लस 19 प्लस 12 प्लस 32, 32 प्लस 1, तो 1 इसका जन जाएगी 20 हो जाएगी, और 12 12 हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, 32 है ही तो प्लस 2, वो 4 4 8 8 3 2 5 2 7 78, 78 ग्राम पर मोल अपना ये जो सी फ्लोरोएसेटिक एसिड है उसका मोलर मास। तो अपना फ्लोरोएसेटिक एसिड का आ गया, मतलब इसका मोलर मास आ गया 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू है वो गिवन है क्या, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ से हमें बोल रहा है कि 500 ग्राम में ये वॉल्यूम मिक्स हुई, तो यहाँ से हम इसकी मोलैलिटी निकाल सकते। जो मोलैलिटी होती है ना वो होती है वेट बाय मोलर मास बाय वॉल्यूम, दैट इज हाफ, ठीक है। वेट है ना, तो हम के जी सकते पर हाफ के जी, यहाँ से हम लिख सकते हैं 19.5 बाय 78 इंटू 2, दैट इज 39। तो ये 38, ये भी तो हाफ में हो जाएगी, तो मतलब इक्वल टू हाफ मोलर, ठीक है। तो ये अपना जो इसका मोलैलिटी आ रहा है वो आ रहा है हाफ मोलर। तो जो हम यहाँ सब क्या कर सकते हैं कि हमारे पास डेल्टा टीएफ की वैल्यू गिवन है, हमें वेंट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरेटिक एसिड निकालना है। तो लेट हम मान लेंगे कि जो हमारे पास आई की वैल्यू है ना, क्या बोलते हैं, और उसको हम बोलेंगे कि क्या बोलते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि क्वेश्चन अपना होता है डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू आई के एफ इनटू हमारे पास ये क्यों डेल्टा टीएफ में एम गिवन है, आई निकालना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, और के एफ की वैल्यू भी शायद गिवन होनी चाहिए ना। के एफ की वैल्यू हमने 1.86 एज्यूम करके रखी हुई है। तो हमारे पास डेल्टा टीएफ हो गया 1 मोलर, आई 1.86, ठीक है। तो मोलैरिटी अपना आ रही है 1 हाफ, ठीक है, मोलैरिटी यही आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आई की जो वैल्यू होगी ना वो होगी 2/1.86, दैट विल बी 0.93, 0.93। तो ये अपनी आई की वैल्यू होगी, ठीक है।
तो आई की वैल्यू तो हमारी आ गई यहाँ से। अब हम क्या करना है, हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पर हम जैसे जानते हैं कि लॉजिकली जाएंगे, तो जैसा कि देख सकते हो कि इक्वेशन कैसा है। ठीक है, तो हमारे को जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है सी टू एफ डबल एफ सी डबल ओ एच का, वो ऐसा है कि सी एस टू एफ सी डबल ओ एच डिसोसिएट करता है सी एस टू एफ सी डबल ओ माइनस आयन प्लस एच प्लस आयन में। तो मान लेते हैं हमारा जो इस एसिड का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी मोल पर लीटर था। ठीक है, तो वो अभी तक डिसोसिएट होना स्टार्ट नहीं किया, तो उधर रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड 0 0 मोल्स गिवन है। पर जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जब एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे हमारा सी अल्फा, जो सी अल्फा है ना, सी अल्फा मोस्ट डिसोसिएट हो गया। तो सी अल्फा मोस्ट डिसोसिएट होने का मतलब है टोटल जो हमारे मोस्ट एट द एंड बचेंगे ना, टोटल मोस्ट एट द एंड हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल एट एंड इक्विलिब्रियम, सॉरी एंड नहीं, तो अपना वो होगा वन माइनस अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी एल, दैट विल बी इक्वल टू सी वन प्लस। ओके, तो ये हमारा टोटल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम आ गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो अपना आई होता है ना, वो होता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इक्विलिब्रियम वाला बाय इनिशियल, दैट इज इक्वल टू C1 माइनस C1 प्लस अल्फा बाई सी। दैट है, तो यहाँ से हमारा जो आई की वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है 1 प्लस अल्फा। तो ऐसा कि हम जानते हैं कि हमने आई की वैल्यू पहले ही निकाल के रखी, दैट इज तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास क्या आएगी, मैं देख लेती हूँ, दिस 100/93। तो हमारा जो अल्फा की वैल्यू आएगी ना, 7/93, तो अल्फा की वैल्यू हमारी 7/93 आ रही है। तो हमें पूछा गया कि हमारे जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो क्या होगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा होगा सी अल्फा स्क्वायर बाई सी वन माइनस अल्फा। ठीक है, वही है, दैट इज हमारा हुआ। मैंने के निकाला कैसे, तो देखो के कैसे निकाला, तो के है ना, वो अपना बराबर होगा प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट साइड। तो हमारा जो रिएक्टेंट साइड में तो कुछ है नहीं, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट साइड ही कर रहा है। यहाँ पे सी अल्फा का होल स्क्वायर आ रहा है और जो नीचे सी वन माइनस अल्फा आ रहा है, तो यहाँ सी दैट इज सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस। ठीक है, तो हमारा ये के बराबर होगा। तो हम इसमें जाके सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे को यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं 34th क्वेश्चन पे। 34th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि जो अपना वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 293 केल्विन इज 17.535 मिलीग्राम ऑफ Hg। कैलकुलेट द वाटर प्रेशर एट 293 केल्विन और 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक बहुत अच्छा राउल्स लॉ का ये एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है, जिसमें बेसिकली हमें भूल से बोला जा रहा है कि जो वेपर प्रेशर है वाटर का 293 केल्विन है वो 17.535 मिलीग्राम ऑफ Hg, और जो हमें वेपर प्रेशर निकालने बोल रहा है वो है 293 केल्विन में 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो 440 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाता है। तो इस टाइम पे वो वाटर प्रेशर क्या बनता है उसका हम लोग को डायग्नोसिस करने बोला जा रहा है। तो राहुल डिप्लो का बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे मैं बताता हूँ सिंपल लीनियर लैंग्वेज में। तो पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है, बाई पी एस। तो ये अपना होता है रेशियो मोस्ट ऑफ सॉल्वेंट बाई सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बाई सॉल्वेंट। ठीक है, और जो अपना पी नॉट ए माइनस बाई पी नॉट ए बाई पी एस माइनस वन, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू द सेम। ठीक है, दोनों सेम ही चीज है। तो पी नॉट ए बाई पी एस प्लस, तो इससे क्या किया कि जो माइनस में वन आ रहा था उसको हमने राइट साइड भेज दिया। ठीक है, राइट साइड भेज दिया और फिर यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को ना
वेट और मोलर मास के टर्म में चेंज कर देते हैं। तो जब वेट और मोलर मास के टर्म में चेंज कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मोलर मास गिवन है। एक्चुअली नहीं, कुछ गिवन तो नहीं है, बट वी नो दैट ग्लूकोज का मोलर मास और वाटर का मोलर मास, सो वी विल पुट इट इन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन में पुट करके आते हैं तो हमें पता चलता है पी नॉट ए बाई पी एस इक्वल टू 1 + 0.0055, दैट इज 1.050055। ठीक, तो यहाँ से जब पीएस निकाले ना, वो वापर वेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, तो वो आ जाएगा अपना 17.44 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम हेनरीज लॉ लगाएंगे। यहाँ पे हेनरी लॉ क्यों लगाएंगे, हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन चाहिए इससे, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन चाहिए, सॉरी ये तो दूसरी क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे तो वेपर प्रेशर ही निकालने बोला गया था ना। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर था, तो वेपर प्रेशर ऑफ 290 पीपल हमने वहां पे निकाला था। हमने यहाँ पे निकाला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, ठीक है। हमें वेपर प्रेशर ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन निकालना है। ग्लूकोज इन वाटर का निकालना है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो वेपर प्रेशर अपने को एमएम/एफ जी में दी हुई है। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं। एक्चुअली तो टाइम हो गया बनाए हुए सब, तो अभी बनाने का प्रॉब्लम है। हाँ, तो देखो। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, सोलिबिलिटी की हमें क्या गिवन है। गलत क्वेश्चन सर्च कर लिया हमने। तो जैसे कि हम बता रहे थे, हमें नंबर ऑफ ग्लूकोज के मोल से यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पहले तो हमें जो ग्लूकोज का ना मोल्स निकाल, तो ये है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। यहाँ पे 180 ग्राम मोल पर मोल अपना ग्लूकोज का मोलर मास है। ग्लूकोज अपना होता है C6H6, ठीक है। H1। तो यहाँ पे अपना हमें कोट दिखाना, तो अपना है C6H10O6, ठीक है। तो यहाँ से अपना हो जाएगा 72 + 12 + वो 16, मतलब 16 × 6 96, ठीक है। 16, हाँ 16 तो अगर हम इसको सम करेंगे तो अपना 180 आ रहा है। तो ये अपना मोलर मास ऑफ ग्लूकोज है। वही वाटर होता है H2O। H2O होगा 2 + 16, दैट इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से हम दोनों का मोलर मास निकाला, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो अपना यहाँ पे आएगा वो आएगा 450/12 बाई 18 = 25, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों का ग्लूकोज और वाटर का मोल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो अपना मोल फ्रैक्शन आता है ना ग्लूकोज का, वो आएगा 0.139, जो कि ये इसका मोल है। और ये बाई 0.139 + 25, ठीक है, तो 25 इसका मोल है। जब हम इससे निकालते तो मोल फ्रैक्शन आ रहा है 0.5005। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाते हैं, RLBP लगा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं P0 - P = X/P0, ठीक है। सॉरी, P0 - P/P0 = X, ठीक है। तो जैसा कि हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर निकालनी है सॉल्यूशन की, मतलब जो ग्लूकोज वाटर की है, तो उसको हम निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में जितने वैल्यूज हमें गिवन है वो पुट कर रहा है। तो पुट करने के बाद जो हमारे को आंसर आ रहा है वो आ रहा है 17.438, दैट ये हमारा MM/Hg में MM/Hg, ठीक है। ओके, तो इसमें बंद कर देता हूँ। तो ये अपना ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि जो अपना जो हेनरीज लॉ है, वो उसमें क्या है।
ठीक है, तो हमें क्या बताया गया कि यहाँ पे हेनरी लॉस का कौन 4.27 ओके। ओके ओके ओके। तो ये देखो, इसमें भी हार्ड कैटेगरी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है ना कि पहले तो हमें देखो के एच गिवन है, यहाँ पे हमें के एच गिवन है, ठीक है, के एच गिवन है दैट इज 4.27 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर ऑफ एच एट 298 कलम। और जो हमें यहाँ पे प्रेशर गिवन है ना वो 760 एम एच, ठीक है। तो अप्लाइंग यहाँ पे हेनरी लॉ अप्लाई करते तो हमें क्या पता है, हेनरी लॉ क्या होता है, पी इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। एक्स क्या होता है अपना, एक्स होता है अपना मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू पी बाई के एस, तो हमें यहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन ही निकालना है ना, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें क्वेश्चन को यही निकालने बोला कि ये मोल फ्रैक्शन हो क्या है, ठीक है। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली सॉल्युबिलिटी निकालो, मोल फ्रैक्शन भी नहीं निकालना। भाई जब तक मोल क्या होता है, जो ये मोल फ्रैक्शन आएगा ना तो वो आ रहा है 1.78 इन 10⁻⁻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 ⁻
ये तुम्हारे को आया होगा तो कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन द वे, ठीक है। जब हम मोलारिटी ऑफ क्या बोलते हैं मीथेन और बेंजीन की क्या बोलते हैं हो पता है, तो हम यहाँ से सॉल्युबिलिटी ऐसे निकाल सकते हैं। देखो सॉल्युबिलिटी की और सॉल्युबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती, वो सिमिलर मतलब होता है कांस्टेंट की तरह, ठीक है। पर ये जो मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन इज परफेक्टली गिविंग द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। हम्म, तो एक second, ठीक है। हमें सॉलिबिलिटी का यहाँ पे बेसिक आइडिया पता चल गया, तो हम वहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.36 पे, जो कि बोला 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए वॉज डिजॉल्व 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वॉज फाउंड टू बी 500 torr. Calculate the vapor pressure of liquid A and vapor pressure in the solution, the total vapor pressure of the solution 475 torr, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन में कुछ उतना खास नहीं होता है, तो इसमें होता ही है बस कि 100 ग्राम ऑफ लिक्विड है, ठीक है, 100 ग्राम। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं 140 ग्राम, हाँ मोलर मास इसका 140 ग्राम है, इसका 1 मोलर मास ये है, तो यहाँ से हम इसका मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। कि हम लोग को मोलैरिटी वाले फॉर्मूले से इससे मोल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम मोल्स निकालें तो यहाँ से मोल्स निकालते तो कितना है, तो मोलैरिटी नहीं मतलब मास है वॉल्यूम वेट है भाई, सॉरी मोल्स निकाल सकते हैं, हमें वेट और मास और मोलर मास पता है, तो हम यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं। तो मोल्स निकालेंगे तो हमारी मोल्स पहले वाली एक ही आ रही है 0.74 और दूसरी की आ रही है 556, ठीक है। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन हमारी आएगी 0.114, ठीक है। तो एक्स ए की मोल फ्रैक्शन है 0.114 और एक्स बी की मोल फ्रैक्शन होगी 0.886, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी यहाँ से हम जानते हैं कि वो गिवन है पी नॉट बी इक्वल टू 500 torr। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन द सॉल्यूशन क्या होगा, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, दैट इज 500 टू 0.887। तो मतलब जैसा कि फॉर्मूला है तो वो यूज करके हम यहाँ से लिख सकते हैं 443 टॉर है, ठीक है। वेपर जो मतलब वेपर मतलब प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है इंटू द मोल फ्रैक्शन हमारे को वेपर प्रेशर इन लिक्विड बताता है, ठीक है, सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हमारे यहाँ पी टोटल आएगा ना, वो आएगा 475 टॉर। 475 टॉर कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है, तो पी ए हमारा आ जाएगा 32 टॉर। मेरे यहाँ पे जैसे जैसे 32 टॉर आ गया तो हम यहाँ से जानते हैं कि जो हम ये वाली जो फॉर्मूला है इसको अगर यूज करें तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पी नॉट ए है, ठीक है, तो हम यहाँ से पी नॉट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पी ए गिवन नहीं है, पी ए नॉट गिवन है। तो पी ए क्या होगा, पी ए अपना हो जाएगा पी ए बाई एक्स बाई ए, सॉरी जो मोलैरिटी है मोल फ्रैक्शन है वो तो हमें पता है,
पी ए दैट इज हमारे को 32 टॉर पता है, ठीक है, 32 टॉर पता है, ये मोलारिटी पता है, ठीक है, तो यहाँ से हम पी नॉट ए तो निकाल ही सकते हैं, दैट इज पी ए बाई एक्स, ठीक है, तो पी ए बाई एक्स है, तो यहाँ से पी नॉट ए क्या आ जाएगा हमारा 280.72, ठीक है, तो हमारे 36 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। वहां थे 37 क्वेश्चन की। 37 क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ से पूछ रहा है कि ऑब्जर्व करके लिखो, ठीक है, तो राइट द डेटा, प्लॉट दिस डेटा आल्सो ग्राफ विल इंडिकेट द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन फॉर माइंड डिरेक्शन। इसमें डेटा है तो हमें इसको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे। तो बेसिकली तुम इतना तो आइडिया होगा अभी के टाइम तक में कि तुम बेसिक आइडिया में प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, तो ये कुछ वैसा खास क्वेश्चन नहीं था, इसमें तुम ऐसे लीड भी कर सकते हो, बट इसमें जो तुम चीजों को पढ़ोगे ना, इसके ऊपर जो तुम्हारा एडवांस क्वेश्चन आएंगे उस पर ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे मैं बोला बेंजीन एंड टोल, 38 नंबर क्वेश्चन है, बेंजीन टोलिंग फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन ऑफ एंटायर range of composition vapor pressure of pure benzene and toluene at 300 Kelvin, 50.7 mm of Hg and 32.06 mm of Hg. Calculate the mole fraction of benzene in the vapor pressure if 80 ग्राम of benzene is mixed with 100 ग्राम of toluene, ठीक है। तो हमें इस चीज का हमारा क्वेश्चन पूछा है, तो हमें जैसा पता है कि बेंजीन और टोलिन को मिला रहे तो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म हो रही है। सिमिलरली जो बेंजीन और टोलिन की जो प्योर मिलाते हैं, तो हमें यहाँ से पूछा मोल फ्रैक्शन, तो इसमें मतलब वो एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज लगी हुई कुछ थोड़ी। जैसे कि हम जानते हैं मोलर मास ऑफ बेंजीन अपना क्या होता है, C6H6, तो इसका मोलर मास जो हमारा आएगा वो आएगा 6 into 12 into प्लस 6 into 1, दैट इज 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। हमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलिन पता है कितना गिवन है, 32.06, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन अपने को 50.71 गिवन है, ठीक है। तो बेंजीन का पता है, टोलिन अपना वो होता है CH2 ग्रुप ऊपर लगा रहता है, तो हम उसका भी मोलर मास निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन और टोलिन निकालना है, 80 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो हम मोल्स ऑफ बेंजीन यहाँ से निकालेंगे, मोल्स ऑफ टोलिन निकालेंगे। तो जब हम यहाँ से मोलर फ्रैक्शन निकालते हैं तो H6 का जो हमारा मोलर फ्रैक्शन आएगा, तो दैट विल भी क्या बोलते हैं 0.487। तो मोलर फ्रैक्शन मैंने निकालना बता दिया, मोल्स पता है तुमको निकालना, तो निकाल लेना, ठीक है। तो वहां से पी टोटल हमारा ये क्या आएगा, H6 मतलब मोल फ्रैक्शन C6H6 इंटू पी नॉट बेंजीन, ठीक है। तो हम यहाँ से पार्शियल पी टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर टोटल क्या होगा, पी नॉट C6H6CH3, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्या बोलते हैं टोलिन निकालेंगे, और जो हमारा टोटल, ये एक्चुअली गलत दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये एक्चुअली गिवन होना चाहिए, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, ठीक है, ये है यहाँ पे। तो हमारे से टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 41.124 mm ऑफ Hg। तो यहाँ से हम जैसे यहाँ पे मतलब मोल फ्रैक्शन और ये इसमें मतलब मोल फ्रैक्शन और टोटल वेपर प्रेशर ये सब में स्ट्रेट अवे रिलेशनशिप है, तो हम यहाँ से लगाएंगे मीन्स फॉर्मूले लगाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, एक्स इंटू पी नॉट C6H6 बाई पी टोटल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है वो आ रहा है 0.6, ठीक है। मोल फ्रैक्शन जो हमारा वेपर फेज में है उसका फॉर्मूला लगा के तो आ रहा है 0.06, ठीक है। 39 क्वेश्चन है, 40 और 41 तो ऊपर 39 क्वेश्चन है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेजर गासेस, मेजर कंपोनेंट्स, टू मेजर कंपोनेंट्स आर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि 20 और 79% बाय वॉल्यूम है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम विद एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm if at 298 Kelvin if Henry log constant for oxygen and nitrogen given है, ठीक है। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीस गैसेस इन वाटर, ठीक है, तो हमें तो गिवन है जो परसेंटेज है, ठीक है। Also we know that water is total pressure of 10 atm, that is इतना atm 760 mm of Hg होता है, नॉर्मल एटॉमिक प्रेशर 10 atm होता है into 10 टाइम्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन होगा तो PO2 क्या होगा अपना 20%, दैट इज 1/5 ऑफ द टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये अपना होगा 1520 mm of Hg, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन होगा वो 79/100 टाइम्स ऑफ क्या होती है जो भी है, मतलब 7 से 7 mm of Hg। तो मैं आपके साथ दोनों का पार्शियल प्रेशर आ गया,
तो पार्शियल प्रेशर निकालने के बाद हम कैसे फॉरवर्ड करेंगे कि हमें गिवन है कि इसके कांस्टेंट ही है, तो हमें यहाँ से कंपोजिशन ऑफ दिस गैसेस में वाटर निकाल, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल के सीधे निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पर सबके लिए हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, यहाँ पे O2 का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो यहाँ से हम नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, दोनों का मोल फ्रैक्शन आता है 4.3 9.22, तो ये दोनों की मोल फ्रैक्शन हो गई अपनी ये वाटर के अंदर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से कर लेंगे। 48 क्वेश्चन है अपना कि जो अमाउंट ऑफ CaCl2 है उसका आई दिया हुआ है, मतलब एबनॉर्मल कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया है, डिसॉल्व होता है 2.5 liters of water is such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 degrees। तो जैसे कि जानते हैं पाई इक्वल टू ICRT, ठीक है। ICRT होता है पाई, जैसा कि हम यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे जो सी अपना इसको ओमिट किया हुआ है, तो पाई इक्वल टू ICRT, तो यहाँ से हम वेट के लिए क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ CaCl2, ठीक है। तो वेट निकालना है, तो पाई हम जानते हैं गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, आई गिवन है, ठीक है। यहाँ से टेम्परेचर हम जानते हैं 300 केल्विन गिवन है, और आर की वैल्यू भी जानते हैं, ठीक है। तो वेट जो होगा ना, पहले तो मोलर मास भी जानते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन जो अपना होता है वो होता है N/V, ठीक है। तो वॉल्यूम भी गिवन है, ये सब गिवन है हमारे पास, हमें बस मोस्ट वाली जगह पे भी मतलब वेट बाई मोलर मास करना है, ठीक है। तो सारे टर्म्स को हम लोग लिख देंगे पाई इक्वल टू ICRT वाली इक्वेशन में, और जब हम उसको इक्वेट करेंगे तो हमारी जो वेट आएगी ना वो आएगी 3.42 ग्राम, ठीक है। तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ CaCl2 हमारा 3.42 ग्राम होगा, ठीक है। अब हमारे अपने लास्ट क्वेश्चन में जो है 41st क्वेश्चन, तो इसमें बोला है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय 25 ग्राम ऑफ K2SO4 in 2 liters of water at 25 डिग्री सेल्सियस assuming that it is completely dissociated, ठीक है। ये अब मतलब CBSE क्वेश्चन बैंक से आया है क्वेश्चन, और 2013 में पूछा गया था। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है, पहला स्टेप ये है कि कैलकुलेशन करना में वॉन ऑफ फैक्टर का। तो K2SO4 होता है, उसे तुम जैसे जानते हो कि दो K प्लस आयन और SO4 2 माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं, तो हम यहाँ से देख के बोल सकते हैं जो इसकी जो पहली होगी ना, पहले इसका अल्फा की वैल्यू होगी I-1 डिवाइडेड बाय N-1, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू। फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन अल्फा इक्वल्स टू 1, तो N इक्वल्स टू 3, तो अपने को दिया ये कंप्लीट डिफ्यूजन है, तो यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो और N की वैल्यू हमें पता है 3 है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि तीन आयंस हुए ना, तो N की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं आई की वैल्यू अपनी 3 आ रही है। और सेकेंडली हमें बताना है इससे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सेकेंड आता है ऑस्मोटिक प्रेशर का होगा पाई इक्वल टू ICRT, ठीक है, ICRT। और हमें क्या क्या गिवन है, आई गिवन है, सी गिवन, सी एक्चुअली ऐसे नहीं गिवन है, वेट हमें गिवन है और बाई वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। तो वेट बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारा अपना कॉन्सेंट्रेशन हो गया, इंटू R कॉन्स्टेंट और डी टेम्परेचर जो गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो अपनी इसको इसके सब वैल्यूज सब पुट करेंगे, तो हमारी जो पाई की वैल्यू आएगी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.27 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे खत्म हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।